Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 9th of February और चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और म्यांमार की। म्यांमार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि इंडिया और म्यांमार में एक फ्री मूवमेंट रजीम चलती थी, ठीक है, जिसमें जो हमारा बॉर्डर था, पहली बात वो फेंस नहीं था, उस पर फेंसिंग नहीं हो रखी थी और कुछ किलोमीटर के दायरे में जो ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ के जो लोग थे, चाहे वो इंडिया के हों चाहे म्यांमार के हों, तो उनको एक फ्रीडम थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और बाकी उनके जो ट्राइबल मेंबर्स हैं लोगों के साथ वो मिल सकते हैं और ईजिली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्री मूवमेंट रजीम चलती थी इंडिया और म्यांमार के बीच में और इससे एंड कर दिया गया है। दैट फ्री मूवमेंट रजीम हैज़ बीन एंडेड और अब बहुत जल्द इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे फेंसिंग होने वाली है। तो ये जो हमारी इंडियन होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया और म्यांमार का जो फुल लेंथ जो बॉर्डर का है उसे फेंस किया जाएगा और फ्री मूवमेंट जो है लोगों का उसे स्टॉप किया जाएगा। तो इसकी कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे समझ लेंगे क्यों ऐसा किया गया है। तो देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया एंड स्पेशली आर नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज म्यांमार में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। इस चीज़ को हम तब समझते हैं जब एक और आर्टिकल आज के पेपर में आया है विच टॉक्स अबाउट द कालादान प्रोजेक्ट इन म्यांमार। तो देखिए इंडिया ने इस कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसमें हम म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं। और ये जो कालादान प्रोजेक्ट है अब ये खतरे में आ गया है। रीज़न बीइंग इस प्रोजेक्ट की जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजरता है, पलेटवा, वहाँ पे जो म्यांमार के अंदर जो रिबेलियस ग्रुप्स खड़े हुए हैं अगेंस्ट द मिलिट्री जंटा, जैसे कि अराकान आर्मी, उसका कंट्रोल पलेटवा पे आ चुका है, जिसके चलते अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया का जो कालादान प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अब बड़े खतरे में है, क्योंकि मिलिट्री जंटा का कंट्रोल अब नहीं है ऑन द सिटी ऑफ पलेटवा। तो यहाँ से कुछ डिटेल्स हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। हम लगातार ये देख रहे हैं कि इंडिया में राइस के प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी रेगुलेशंस लेकर आ रही है। we'll understand कि why there is so much volatility going with the rice price, कि क्यों हम गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस लेने पर आ गई है, स्टेप्स ले रही है कि हर वीक के बाद हमें इन्फॉर्म किया जाए कि कितना राइस अवेलेबल है हर एक रिटेलर के पास, हर एक होलसेलर के पास। तो रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड सेकेंडली वी सी कि वो कौन कौन सी ऐसी मेजर रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट लेकर आया है जिससे कि राइस के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। एंड देन विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक जो कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वी गोना टॉक अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। तो देखिए एक सर्वे हुआ है इंडिया में जिसमें ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर जितना हमारा मेंटल डिसऑर्डर का बर्डन है, अगर हम देखें कि उनमें से कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ रिपोर्ट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर का और इलाज के लिए जा रहे हैं, तो सेल्फ रिपोर्टिंग इज़ वेरी लो इन इंडिया। बहुत कम सेल्फ रिपोर्टिंग है मेंटल डिसऑर्डर की। जितना हमारे कंट्री में बर्डन है मेंटल डिसऑर्डर का, उसके कंपैरिजन में सेल्फ रिपोर्टिंग बहुत कम है। तो वो कौन से रीजंस हैं जिसके चलते ये फाइंडिंग हमारे पास आई है इस सर्वे में, दैट विल ट्राई टू अनफोल्ड। एंड फिर हम बात करेंगे एक वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लॉक के बारे में। कुछ ही दिन पहले हमने बात भी की थी, वी टॉक्ड अबाउट इकोवास, और आज इकोवास दोबारा न्यूज़ में है। रीज़न बीइंग वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है सेनेगल, और वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस के वर्ज पे है सेनेगल। एंड ऐसे केस में इकोवास क्या रोल प्ले कर सकता है, या फिर इकोवास की क्या अल्टीमेटली वो किस तरीके से सिचुएशन को कम्बैट करते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी। अल्टीमेटली जो इकोवास ब्लॉक है वही यहाँ से क्वेश्चन में आ गया है, बिकॉज इसका एक बड़ा एम यही है कि इन कंट्रीज़ के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, ग्रोथ होती रहे। लेकिन यहाँ पे सेनेगल का जो क्वेश्चन राइज हुआ है वो इकोवास के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन रेज करता है। और फिर लास्टली देखेंगे कि यूथनेशिया की जब हम बात करते हैं
तो यूथेनेशिया को लेकर एक बड़ा न्यूज़ ये आया है कि इक्वाडोर ने भी जो पेनल्टी थी ऑन द यूथेनेशिया उसे नलीफाई कर दिया है। तो क्या है होता है यूथेनेशिया, क्या इसका स्टेटस है, इस चीज़ को भी हम ब्रीफली इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं इंडिया और म्यांमार की बात। म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, एंड इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रजीम चल रही थी जिसे कि अब एंड किया जा चुका है। फ्री मूवमेंट रजीम, ठीक है। तो ये देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें अगर, तो ये एक हमारी एक अरेंजमेंट था, एक एग्रीमेंट था जो दोनों ही कंट्रीज़ ने एग्री किया कि ये जो हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अक्रॉस, क्योंकि देखो ये माउंटेनियस एरिया है, रफ टेरेन है, तो बहुत से यहाँ पे ट्राइब्स हैं। तो इन्होंने कहा कि ओके, फ्री मूवमेंट रिजीम के थ्रू क्या होगा कि बॉर्डर के दोनों साइड पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं वो बॉर्डर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं विद वेरी फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, और अपनी रेस्ट ऑफ द ट्राइबल मेंबर्स के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई भी हिल ट्राइब का जो मेंबर है, चाहे वो म्यांमार का सिटीज़न है या फिर इंडिया का सिटीज़न है, जो कि बॉर्डर से 16 किलोमीटर्स के दायरे में है, 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी हिल ट्राइब के लोग हैं वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। सिर्फ उनको क्या दिखाना होगा, एक बॉर्डर पास, और ये जो बॉर्डर पास है ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये बात समझ में आ गई। एक बार अगर कोई पर्सन बॉर्डर पास के थ्रू बॉर्डर को क्रॉस करता है, तो चाहे वो इंडिया से म्यांमार जा रहा है या फिर म्यांमार से इंडिया आ रहा है, तो वो एक विजिट में 2 वीक्स के लिए स्टे कर सकता है। 2 वीक की स्टे भी अलाउ की गई थी अंडर द फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। अब देखें, इसकी शुरुआत होती है 1968 में। 1968 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आती है, लेकिन उस टाइम पे बोला जाता है कि बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको ये रिजीम के थ्रू फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। 40 किलोमीटर की लिमिट रखी गई थी पहले। फिर उसके बाद 2004 में इस लिमिट को कम करके किया गया 16 किलोमीटर, जो हम आज भी देख रहे हैं, और फिर फर्दर रिसेंटली 2016 में भी इसके कुछ प्रोविजंस को रिवाइज़ किया गया था। लेकिन अब फाइनली हमारे पास इस रजीम को पूरे तरीके से स्क्रैप किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है, और जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में, इट्स अ ह्यूज बॉर्डर, कहीं 1650 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है। एग्जैक्ट फिगर में देखें तो 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो अब इसे फेंस किया जाएगा। तो मेन आइडिया क्या था कि ये जो बॉर्डर है ना इंडिया और म्यांमार का, ये जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स आए थे तब डिमार्केट किया गया था। 1826 के अराउंड इसे डिमार्केट किया गया था, और तब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया कि वहाँ पे लोकल इन्हेबिटेंट्स कौन से हैं, कितनी ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे रहती हैं। लेकिन उस बॉर्डर ने क्या कर दिया, लोगों को डिवाइड कर दिया। लेकिन वो लोग जो डिवाइडेड थे, स्टिल दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फेमिलियल बॉन्ड्स। तो इसी चीज़ को फॉस्टर करते हुए ये फ्री मूवमेंट रजीम लाई गई थी, जिसे कि अब स्क्रैप डाउन कर दिया गया है, ठीक है। ये डिसीजन मेनली यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो टच कर रही हैं। तो अगर हम बिल्कुल नॉर्थ से देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है अरुणाचल प्रदेश, देन इज़ योर नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब फ्री मूवमेंट नहीं होगी। ये इसलिए भी लिया गया है कि म्यांमार की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अब उतनी स्टेबल नहीं है, और ताकि इससे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो जाए, इसके चलते जो फ्री मूवमेंट रजीम है इसे एंड किया गया है टू मेंटेन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो इतनी बात याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्री मूवमेंट रजीम। कमिंग टू काला दान प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काला दान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझो कि इस प्रोजेक्ट का एम क्या था। अब हम सब ये जानते हैं कि अगर हमें यहाँ से लैंड रूट से अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है तो बीच में हमारे पास ना सिक्किम और दार्जिलिंग के पास एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन आती है जिसे हम कहते हैं चिकन्स नेक, या फिर इसे बोल दिया जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा नैरो एरिया है,
और जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी काफ़ी चैलेंजिंग बन जाती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अच्छे से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आती है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें क्या होता है कि हमारा ये जो कोलकाता है, कोलकाता का जो पोर्ट है, इससे हम कहाँ जाएंगे? म्यांमार के सितवे पोर्ट पे। याद रखेंगे ये टर्म, कहाँ जाएंगे? सितवे पोर्ट पे। ये सी रूट से कोलकाता को किससे जोड़ा जाएगा? सितवे पोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। ये म्यांमार में है, तो बाय सी कहाँ पे पहुँच गए? सितवे प्रोजेक्ट में पहुँच गए, सितवे पोर्ट पे पहुँच गए। उसके बाद आती है एक इम्पॉर्टेंट रिवर जिसके नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम है, विच इज़ कालादान रिवर। तो सितवे पोर्ट से कालादान रिवर से होते हुए कौन से शहर पे पहुंचा जाएगा? हम पहुंचेंगे पलेटवा, और यही पलेटवा आज न्यूज़ में है। और इस पलेटवा से थ्रू रोड एंड रेल, मेनली बेसिकली थ्रू रोड, पलेटवा से मिज़ोरम तक यहाँ से बाय रोड पहुँचा जाएगा। ये प्रोजेक्ट था कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो सितवे पोर्ट से कालादान रिवर, और कालादान रिवर से पलेटवा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि कालादान, वैसे भी ये म्यांमार का एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, इसे म्यांमार में जो रेबल ग्रुप है उसने कैप्चर कर लिया है, उसके कंट्रोल में आ गया है। बेसिकली आराकान आर्मी जो रेबल ग्रुप है, दे हैव कैप्चर्ड द पलेटवा, और जिससे कि अब ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है दैट कालादान प्रोजेक्ट वुड डाई, बिकॉज अब मिलिट्री जनता का कंट्रोल नहीं है कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर। $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। पहले भी बहुत बार डिले हो चुका है। पहले मल्टीपल रीजंस थे। रोहिंग्या क्राइसिस जो 2017 में शुरू हुआ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एंड तब भी इसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ। और अब यहाँ पे जो फाइट चल रही है आराकान आर्मी और जनता के बीच में, इसकी वजह से 15 जनवरी के आसपास से पलेटवा के ऊपर आराकान आर्मी का कंट्रोल है। एंड देयरफॉर द हेडलाइन सेज दैट इंडियाज कालादान प्रोजेक्ट इन म्यांमार is in limbo as the rebels control the key town। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए जो ये नाम है इस प्रोजेक्ट के, जो लोकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस चीज़ को, इस मैप को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोवास की। ठीक है, इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है जी, नाम बता रहा है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की। दिस इज़ द इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, पहले भी ये न्यूज़ में था। हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी जब हमने ये देखा था कि 3 कंट्रीज़ इकोवास के ऐसे थे जिन्होंने अपना विड्रॉवल जो था वो अनाउंस कर दिया था, जिनमें से बुर्किना फासो, ठीक है, माली और नाइजर। याद रखिएगा, इकोवास लगातार न्यूज़ में है। 3 कंट्रीज़ जिन्होंने इकोवास से अपना नाम विड्रॉ कर दिया था, दैट वो बुर्किना फासो, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। यू कैन इवन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन नेवर फॉरगेट इट। Mali, Niger and Burkina Faso, they have announced withdrawal from ECOWAS। कुछ ही दिन पहले हमने ये बात डिस्कस की थी। अब आज न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेनेगल जो कि इकोवास का एक मेंबर है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है। सेनेगल में बेसिकली उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले थे, और जस्ट एक वीक पहले अभी देखो बुर्किना फासो, माली, नाइजर इन्होंने क्विट किया है इस ब्लॉक को, एंड उसके ही एक वीक बाद अब जो सेनेगल है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो इलेक्शंस होने थे वो अभी नहीं होंगे, उनमें डिले हो जाएगा। तो इलेक्शंस का डिले अनाउंस कर दिया। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो सेनेगल है ये पिछले एक डिकेड से ही, आज की बात नहीं है, ये पिछले 10-12 साल की बात है, पिछले एक डिकेड से ही सेनेगल में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। और अभी ये दोबारा न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि उनके वहाँ के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो इलेक्शंस होने थे फरवरी में, 25 को वहाँ पे वोटिंग होनी थी, 25 फरवरी, उसे हम क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, तो ये एक
कह लीजिए कि जब ऐसी चीज़ आती है तो ये एक्सप्रेस करती है कि येस द ट्रबल्स आर गोइंग ऑन, द सेनेगल इज़ अंडर द न्यू क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पे कंसर्न क्या है, यहाँ पे कंसर्न है इकोवॉस का, क्योंकि इकोवॉस का जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं। इट इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड वहाँ पे उन मेंबर्स की स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोवॉस। तो अब इकोवॉस क्या रोल प्ले करेगा सेनेगल के पर्सपेक्टिव में, ये देखने वाली बात है। हालांकि इकोवॉस ने सेनेगल को ये अर्ज किया है कि आप हमारे वन ऑफ द स्टेबल मेंबर स्टेट्स हैं, कि आप अपने इलेक्शंस को दोबारा टाइम पे करवाइए, लेकिन फिर भी जब तक ऐसा नहीं होता इस ब्लॉक का जो रोल है, जो ब्रॉडर रोल है वो यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ में आता है। तो इकोवॉस को समझ लेते हैं। एक रीजनल ग्रुपिंग है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जिसमें कोशिश है कि इन सभी कंट्रीज़ को जोड़ के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। इसकी शुरुआत 1975 में होती है। 1975 में इस ग्रुपिंग को बनाया जाता है बाय द 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड अभी हमने देख लिया कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये तो अलग ही हो गए हैं, और आज कौन सा कंट्री न्यूज़ में है, सेनेगल। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो नाइजीरिया के अबूजा में है। फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एंड सेम तरह के एक्सटर्नल टैरिफ्स इन कंट्रीज़ पे अप्लाई होते हैं बिकॉज ऑफ द इकोवॉस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा जो कि पीटी में आपसे पूछी जा सकती है, इंडिया इज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन इकोवॉस। 2004 में इंडिया को इकोवॉस का ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड टाइम एंड अगेन इंडिया भी इकोवॉस को बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता रहता है। अभी 2006 में $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने इकोवॉस को दी थी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया को वहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है एंड इवन इकोवॉस हैज़ सपोर्टेड इंडिया, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात हो। सो इकोवॉस हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड। तो ये कुछ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोवॉस याद रखेंगे कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबर है, इसको स्टेटस दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बात करेंगे, राइस प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा भी था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया में जो भी ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं या फिर जो मिलर्स हैं, जो सब राइस के साथ डील करते हैं, उन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो उनके पास कितना राइस स्टॉक है वो उसे रेगुलरली डिक्लेयर करेंगे, हमें बताएंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भारत राइस जो है अंडर द नेम ऑफ दिस ब्रांड राइस, भारत राइस लॉन्च किया एंड जिससे कि कोशिश है कि इंडिया के अंदर जो राइस प्राइसेस हैं वो कम हो, मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि इतना क्यों हो रहा है, क्या राइस के प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है? तो पहले ये समझते हैं कि राइस की प्रोडक्शन कैसे थी। तो 2022 और 23 में इंडिया में 135 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस हुआ, और अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये ज़्यादा ही था। मतलब ऐसा नहीं कि कम राइस प्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा ही प्रोड्यूस हुआ है। हाउएवर बहुत सारे मल्टीपल एस्टिमेट्स आ रहे हैं हमारे पास अभी 2023 और 24 के लिए, जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चला। पहली चीज़ तो ये है कि सदर्न स्टेट्स जो हैं, जो कि मेनली राइस कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे पैडी प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ है, ड्रॉप आया है, क्योंकि मॉनसून में उतनी एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हुई अगर हम 23 और 24 की बात करते हैं। तो इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट्स में जो राइस प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुई है। पहली बात तो ये है। हालांकि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे जो राइस प्रोडक्शन है वो बढ़ी ही है, 15% इंक्रीज़ ही हुआ है, चाहे बासमती की बात हो चाहे नॉन बासमती की बात हो। तो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है तो इसका इफेक्ट हमारे पास आएगा पैडी प्रोडक्शन में। तो इसी को लेकर इवन इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमारा जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास एम्पल स्टॉक है, काफ़ी हमारे पास स्टॉक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो इसे लेकर लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो राइस के जो प्राइसेस हैं ना वो 14% के आसपास इंक्रीज़ हुए हैं, 14% के आसपास। तो ऑफ कोर्स प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं।
ठीक है। और इवन एक्सपेक्टेड था कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, और होल्ड करके और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लेकर आए। सबसे पहले तो बोल दिया कि आपको अपनी कैटेगरी को, चाहे किसी भी कैटेगरी का राइस है, उसे आपको बताना होगा कि आपके पास कितना स्टॉक है। फिर भारत राइस लेकर आए। भारत राइस में 29 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो राइस है उसे सेल किया जा रहा है। फिर सितंबर में लास्ट ईयर क्या किया गया, ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ठीक है, कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप ब्रोकन राइस। फिर जो पार बॉइल्ड राइस होता है उसके ऊपर 20% ड्यूटी लगा दिया आपने, कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको 20% ड्यूटी पे करनी होगी। एंड इवन जो नॉन बासमती राइस है उसका भी जो एक्सपोर्ट था उसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। लेकिन फिर भी प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, एक बड़ा रीज़न जो इसे लेकर सामने ये आ रहा है कि ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो राइस का बढ़ाया गया लास्ट 5 इयर्स में, लेकिन उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब भी एस्केलेट हो रही है। तो जिसकी वजह से जो प्राइसेस जो हैं वो उसकी इन्फ्लेशन या फिर जो रिटेल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। प्लस अभी हमने देखा कि इस साल जो प्रोडक्शन है साउथ इंडिया में वो कम हुई है, तो ड्रॉप हो सकती है प्रोडक्शन की, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट ये है कि बेशक एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगाई गई, बट स्टिल नॉन बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बिकॉज फॉरेन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस मिल रहे हैं राइस के, वो जो ड्यूटी गवर्नमेंट लगा रही है उससे ज़्यादा है, तो वो इजीली कंपनसेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्यूटी लगने के बाद भी जो राइस है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ताकि नदर्न स्टेट में इवन राइस की जो डिमांड है वो कंजम्पशन के लिए भी है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी है, कैटल फील्ड के लिए भी है, तो इन सब को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। सबसे पहले तो कंजम्पशन के लिए प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और जो स्टॉक है उसे प्रॉपरली मार्केट में रिलीज़ किया जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन ना आए। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ ऑल दीज रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, ठीक है। लास्टली हम बात कर लेते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की। तो ऑफ कोर्स मेंटल डिसऑर्डर को लेकर एक बड़ी न्यूज़ हमारे पास ये आई है कि आईआईटी जोधपुर ने एक स्टडी की है, और जिसने ये रिवील किया कि इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स की सेल्फ रिपोर्टिंग बहुत कम है। जितना डिजीज़ का एक्चुअल बर्डन है उससे तो बहुत कम है। तो ये जो गैप है इसे आइडेंटिफाई करना होगा, और ताकि अच्छे से इंडिया के अंदर मेंटल इश्यूज़ जो है वो एड्रेस हो सकें, हमें इस गैप को फिल करना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसे लेकर इवन ये बात की गई कि अगर हम देखें कि वो कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिसके चलते सेल्फ रिपोर्टिंग कम है, तो एक बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है, दैट इज़ इकोनॉमिक बर्डन। क्योंकि ये देखा गया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास हायर इनकम है, they are 1.73 times more likely to report the health problem as compared to those जिनकी इनकम कम है। क्योंकि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए डायरेक्टली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो लोअर इनकम इंडिविजुअल्स हैं वो अपने मेंटल डिसऑर्डर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक बर्डन इज़ वन सच फैक्टर, और साथ ही में कि स्टेट या फिर इंश्योरेंस कवरेज नहीं है मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट्स के लिए, तो जिसके चलते ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं लोग, और इसीलिए हमारे पास जो लो इनकम जो ग्रुप है वहाँ पे रिपोर्टिंग जो है वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। लास्टली इक्वाडोर न्यूज़ में है, क्योंकि इक्वाडोर में यूथनेशिया को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। यूथनेशिया हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड इन इन इक्वाडोर, एंड यहाँ पे ये सेकेंड लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने कि यूथनेशिया में, जिसमें कि टर्मिनली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ को लॉफुली एंड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को यूथनेशिया कहते हैं, और इसे वहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।